सबसे पहले तो हम जोरदार तालियों के साथ सुदीप्तो जी का स्वागत करें। 2023 की सबसे बड़ी सुपरहिट, सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली, सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों को छूने वाली फिल्म केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो दादा, जो भारतीय चित्र साधना के जन्म के साथ ही उससे जुड़े हुए हैं। मुझे याद है कि जब हमारा पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंदौर में, तब हमारे पहले अतिथि सुदीप्तो सेन साहब थे उस समय, और तब से लेके आज तक किसी न किसी रूप में आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं केरला स्टोरी को 2023 की सबसे बड़ी हिट मानता हूं। आप सोच सकते हैं कि शायद जवान ने या पठान ने 600 करोड़ का बिजनेस किया, 700 का बिजनेस किया, या गदर 2 ने किया, लेकिन यदि किसी फिल्म में आप 200 करोड़ रुपए लगा के 600 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और एक फिल्म में आप 18 करोड़ लगा के 300 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बड़ी हिट किसको मानेंगे? इतने छोटे से बजट के साथ एक ऐसी फिल्म जो कि जिसका नाम केरला स्टोरी है, एक छोटे से प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में उसकी इतनी रुचि जगी, इतनी ज्यादा लोगों ने उसको देखना शुरू किया माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के साथ, कि जो शुरुआत थोड़ी धीमी हुई और धीरे धीरे पूरे देश में वो फिल्म छा गई। और मुझे लगता है दादा आपको जो यू डिजर्व्ड ए लॉन्ग applause also and the long recognition which you deserved long back, but now you have a nationwide recognition with Kerala Story। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा होगा निश्चित रूप से। और एक मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ऐसा क्या था उस फिल्म में जिसने कि पूरे जनमानस को उद्वेलित कर दिया? पहले सबको नमस्कार, मेरे सीनियर्स को प्रणाम, और जो पीछे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सबको बहुत बहुत प्यार। राकेश जी, मुझे 2 पार्ट की सवाल बोले हैं। नंबर 1, केरला स्टोरी की सक्सेस इंडिकेटर्स। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं, ये हमारी देश में ना जो एंटरटेनमेंट की जो डेफिनेशन है, वो गलत एक डेफिनेशन पिछले 100 सालों में हमारी मन के अंदर डाल दिया गया था। ये एक लेफ्टिस्ट कॉन्स्पिरेसी था हमारे देश के खिलाफ। जो राज कपूर ने एक बार बोले थे कि हमारी देश की लोग सपना देखना पसंद करते हैं और हम सपना बेचते हैं। मतलब ये हमारी भारतीय सोच की, भारतीय जनमानस की लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट है, ये मुझे लगता है। क्योंकि ईरान में, मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ जर्नलिस्टों से बात कर रहा था, ईरान जैसे एक छोटा सा देश में एक फिल्म बनता है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, सॉरी, चिल्ड्रन ऑफ हेवन। वो है 2 छोटे बच्चे की, 2 भाई बहन की कहानी। उनके पास एक चप्पल था, एक जूता था, स्कूल में बिना जूता की अलाउड नहीं था। तो आधा दिन सुबह से दोपहर तक भाई जूता पहन के स्कूल करते था, और टिफिन की ब्रेक में भाई बाहर आके बहन को जूता देता था, और वो जूता बहन पहन के बाकी दिन क्लास करते थे। तो इसमें ना नाच था, ना गाना था, ना कोट अनकोट कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। भारतीय पैसे में 70-80 लाख में बनाया गया ये फिल्म आज 700 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी है फॉक्स के पास। तो आपको क्या लगता है कि ये एंटरटेनमेंट था या नहीं था? 700 करोड़ बिजनेस करने वाले एक फिल्म, वो एंटरटेनमेंट था। तो अभी हमारे देश में ना इन लोगों ने एक एंटरटेनमेंट के नाम पे आम आदमी को एक ऐसे छल में बांध के रख दिया था कि आप उस आपने खुद की जो डिमांड है, आपकी कुछ पहचान है, आपकी कुछ जो मौलिक अधिकार है, ये सबसे आप कोई सवाल नहीं करेंगे। आपको एक शादी की वीडियो दिखाया जाएगा जिसका नाम कोई भी हो, कुछ कुछ होता है, हो कभी खुशी कभी गम हो, वो देखेंगे, बाहर आके आप उसको लेके सोचते रहेंगे टिल द नेक्स्ट फिल्म कम्स। इसका नाम दिया गया था एंटरटेनमेंट, जो हमारी देश की एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बात करूंगा। आप नाट्यशास्त्र, जो 7-8 हजार साल पुराने जो इतिहास है हमारी देश की कला की, नाटक की, सिनेमा की, जो ऑलमोस्ट 150 साल होने वाले हैं, तो कभी आम लोगों की, हमारे जैसे छोटे शहर से आने वाले लोगों की एस्पिरेशंस की बात कभी हमारी सिनेमा नहीं की। तो हमें उसकी, कभी उसको पैरेलल सिनेमा, कभी उसको कमर्शियल सिनेमा, कभी उसको आर्ट सिनेमा, ऐसे कुछ दायरे में बांध के एंटरटेनमेंट की असली जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से आपको अलग करके रख दिया गया था। उसकी एक कॉन्स्पिरेसी चलता था हमारी देश में। अब पिछले 7-8 साल में एक ऐसे सिचुएशन आया
हमारे जैसे कुछ लोग वो साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है, जो सच्चाई को बोलने की एक ताकत लेके आए। मेरी फिल्म केरला स्टोरी में हम बहुत आसानी से उसको एक बैलेंसिंग फिल्म बना सकता था। एक अच्छे मुसलमान कैरेक्टर दे सकते थे फिल्म में, जो हिंदुओं के पास एक मुसलमान, जो आम हिंदी फिल्मों में होता है, हमेशा बैलेंसिंग एक्ट किया जाता है। मैं और मेरी प्रोड्यूसर डिसीजन लिए थे कोई बैलेंसिंग एक्ट करेंगे नहीं, हम सच्चाई को उसी तरीके से बोलेंगे जैसे सच बोला जाना चाहिए। हमारी इस फिल्म कभी, हमारी देश की फिल्म कभी, आप देखेंगे सिनेमा शुरू से ही एक एपोलॉजी के साथ शुरू होता है। ये फिल्म दूर दूर तक कोई किसी को अगर आहत करे तो हम क्षमा प्रार्थी है, दिस फिल्म इज नॉट इंटेंडेड टू हर्ट एनी सेंटिमेंट इमोशन, ऐसे करके ना एक अच्छे मतलब एक पोलाइट एक पैकेजिंग के अंदर आपके सामने दिया जाता। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कुछ लोगों को हर्ट करने के लिए फिल्म बनाया, ये लोग ये सच्चाई जानने के लिए फिल्म बनाया। और मैं आपको बता दूं, मेरी अगले फिल्म जो है, जो बस्तर आ रहा है, उसमें भी ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल, आपको मुश्किल होगा उसको सहना, लेकिन वो सच्चाई के साथ आपको रूबरू कराएंगे जो हमारी देश की सिनेमा के बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ये सिनेमा की दौर चलेगा इस देश में। बहुत सही बात कही दादा आपने। और केरला स्टोरी के बहुत बातें हो चुकी है पिछले साल में, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर समीक्षकों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा उसको बहुत सराहा गया है। पिछले दिनों दादा इंदौर आए थे, इन्होंने 2.5 घंटे लगातार उस फिल्म के ऊपर बात करी थी और उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। मुझे याद है 10 मिनट तक तालियां बजती रही थी जब उन्होंने पूरी फिल्म की बैकग्राउंड के बारे में और उसके बाद में बताया था। तो हम सब जानते हैं केरला स्टोरी के बारे में, हमारे पास समय की सीमा भी रहेगी। मैं दादा संक्षिप्त में आपसे आपकी जो बस्तर फिल्म आ रही है, जो अभी 15 मार्च को रिलीज होने वाली है, उसके बारे में बहुत थोड़े से मैं कुछ बताइएगा। ये मैं एक नया फिल्म के बारे में ज़्यादा बोलना ठीक बात नहीं है, क्योंकि फिल्म आने के बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म की जो जर्नी है, ये जर्नी 1967 में नॉर्थ बंगाल में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। इसका नाम माओइस्ट मूवमेंट है, इसका नाम अल्ट्रा लेफ्ट पीसेंट मूवमेंट, ऐसे अलग अलग नाम दिया जाता है। बेसिकली एक चाइना में जो रिवॉल्यूशन हुआ था माओ सेतुंग के नेतृत्व में, उसका ही एक फॉर्मूला लेके कुछ लोगों ने हमारी देश में एक अराजकता फैलाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया था, जिसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इस मूवमेंट की जन्म हुआ था। उसके बाद ये मूवमेंट बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, केरल तक चले गए। एक माओइस्टों की रेड कॉरिडोर बनाया गया था। और यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे इस देश की सबसे ज्यादा माइनिंग प्रोडक्ट उस एरिया में जमा हुआ है। तो ये जो बस्तर करके एक जो जगह है, ये छत्तीसगढ़ की सदर्न पार्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट की एक एरिया को इकट्ठा बस्तर बोला जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक जंगल है जिसका नाम है अबूझमार। इस जंगल ये माओवादी मूवमेंटों की एपिसेंटर माना जाता है, उसका राजधानी माना जाता है। 1967 से लेकर 2005 तक की माओवादियों की इतना ब्रुटलिटी, इतना दहशत बस्तर की ग्रामीण के पास, बस्तर की ट्राइबलों के ऊपर था। एक जन आंदोलन शुरू हुआ था 2005 में, जिसको बोलते सलवा जुदुम। ये सलवा जुदुम मूवमेंट जब शुरू हुई, तब नक्सलियों ने, जो माओइस्टों ने एक थ्रेट फील किया। वो माओइस्टों ने जंगल में जरूर लड़ते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट बेस दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद जैसे बड़े शहर से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक बहुत बड़ा कोर्ट केस चला था 2005 से लेकर 2013 तक, 2012 तक। तो मेरी फिल्म इस कोर्ट केस की आधारित है। इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा। और साथ साथ जब कोर्ट रूम में जो एविडेंसेस पेश किया जाता है, उस पेशी के दौरान हम लोगों ने ये कोशिश की कि छत्तीसगढ़ बस्तर की जो जिंदगी है, उस जिंदगी के साथ हमारी दर्शकों को समझाना कि अगर वहाँ भारत की तिरंगा उड़ाया जाता है तो वहाँ पे लोगों को 32 टुकड़े करके काट दिया जाता है। तो इस तरह की कुछ इंसिडेंसेस के साथ आप लोगों को परिचय किया जाएगा। आप देखेंगे कि ये मार्क्सिस्ट लोगों की, माओवादी लोगों की असली चेहरा क्या है, वो बस्तर की जंगलों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि केरल स्टोरी के लिए जो आप लोगों ने प्यार मोहब्बत दिए, आप बस्तर को भी उतना ही प्यार देंगे और एक अनजाना सा दुनिया को आप जानेंगे कि इस देश की अंदर ये माओइस्टों ने क्या दहशत की जिंदगी बना के रखा है। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और
उम्मीद करेंगे कि ये केरला स्टोरी से ज़्यादा बड़ी हिट हो, ज़्यादा लोग इसको देखें और जो जागरूकता फैलाने का काम आप इस देश में कर रहे हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। दोस्तों, जो ओपन फोरम होता है वो थोड़ा सा मास्टर क्लास से अलग होता है। ये किसी भी फिल्म फेस्टिवल का एक बड़ा अहम और बड़ा खास कार्यक्रम होता है, जिसमें न केवल हम कुछ सीनियर और बहुत स्टालवर्ड फिल्म मेकर्स को लेके आते हैं, साथ ही जो बडिंग फिल्म मेकर है वो भी हमारे सामने आते हैं जिनकी फिल्में इस फेस्टिवल के अंदर प्रदर्शित हुई है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ 3 यहाँ फिल्म मेकर बैठे हुए हैं जिनकी फिल्में इस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई हैं। माननीय अशोक सरण जी बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। ये जो हमने पैनल बनाया है ये बड़ा मिक्स एंड मैच का पैनल है। एक तरफ तो सुदीप्तो ज़्यादा हैं जिनके पास बरसों पुराना अनुभव है, कई फीचर फिल्में इन्होंने बनाई हैं और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी लिए हैं, नेशनल अवार्ड भी लिए हैं। अशोक जी जो हैं वो बहुत सालों से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ट्राइबल्स इशू के ऊपर, जनजाति के विषयों के ऊपर उनकी सिद्धहस्ता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार जो है, वर्तमान सरकार, जनजाति के मुद्दों के लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और आप भारतीय सेंसर बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी भारतीय चित्र साधना का जो अभी सेशन चल रहा है उसमें शॉर्ट फिल्म के जूरी हैं। आपने एंट्री डॉक्यूमेंट्री में दी है लेकिन आप शॉर्ट फिल्म के जूरी हैं। और एक ट्राइबल्स के ऊपर एक ट्राइबल इंडिया टीवी है, उसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बरसों पुराना आपके पास अनुभव है। तो मैं अशोक जी से पूछना चाहूँगा कि एक तो आपने जनजाति का विषय क्यों चुना, क्यों इसमें बाकी, क्योंकि बहुत बड़ा बृहद संसार है सिनेमा का। और आपकी फिल्म थी गोंड रानी दुर्गावती, आप में से कितने लोगों ने देखी? कल शाम को ये स्क्रीन हुई थी, कल शाम को 5 बजे। बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माध्यम से ये फिल्म बनाई गई है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखेगा इस फिल्म को। और जो फिल्म का क्राफ्ट है, मतलब सुदीप्तो दादा क्राफ्ट के विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री मैंने इसको देखी थी उसको देख के लगता है कि डॉक्यूमेंट्री किस तरह से बनाई जाती है वो आपसे सीखना चाहिए। तो हमारे कई बडिंग फिल्म मेकर यहाँ पे हैं जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पे दी है, तो आप थोड़ी सी अपनी यात्रा के बारे में बताइएगा और ये ट्राइबल विषय आपने क्यों चुना और ये जो गोंड रानी दुर्गावती आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेगा। जी धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले तो मैं भारतीय चित्र साधना, उनके तमाम अधिकारी और कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच में बुला के मेरा सम्मान नहीं बल्कि 15 करोड़ जनजातियों को सम्मानित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही मेरा विषय जनजाति है। ट्राइबल विषय में हमने काफ़ी काम किए, 200 से अधिक डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं। भगवान बिरसा मुंडा पे हमारी 2.5 घंटे की फीचर फिल्म है, मुंबई के तमाम कलाकार लोग काम किए हैं, अवार्ड विनिंग फिल्म है। और एक अभी गोंड जनजाति की वीरंगना रानी दुर्गावती, उस पर एक फिल्म है जो अभी राकेश जी बता रहे थे। और पहला तो इनका ये था कि हमने जनजाति विषय को क्यों चुना। तो देखिए, मेरी जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ झारखंड रांची से हुई है और झारखंड ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है। तो मेरे जितने भी मित्र यार रहे हैं वो सब जनजातीय समाज से जुड़े रहे हैं। तो जब या स्कूल या कॉलेज जब हम लोग करते थे तो ज़्यादातर मेरा एंट्री जंगलों में हो जाता था। दोस्त लोग ले जाते थे, चलो आज भोजन करेंगे आज। तो करते करते मैं उनके इतने करीब हो गया और जब मैं उनके साथ उठने बैठने लगा, रातें गुजारने लगी, तो मुझे एक बड़ा श्रेष्ठ समाज, जनजातीय समाज दिखाई दिया। सत्य का स्वरूप है, श्रेष्ठता है। और अगर हमारी भारतीय संस्कृति और प्रकृति देखनी है तो आपको जनजातीय समाज को देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम शहर में रहते रहते ऐसे हो गए हैं कि हम लोग जनजातियों को या हमारी प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, लेकिन वो समझना चाहिए। तो ये था मेरा जो जनजातीय विषय पे जो आकर्षण हुआ, ये एक महत्वपूर्ण ये रहा है और उसमें मैं काम करने लगा। मुझे लगा कि चूँकि मैं नाटक वाटक से जुड़ा रहा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी 3 महीने का कोर्स किया, तो करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, इन पे काम होना चाहिए। और मैंने 1986 में पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जब उसमें कोई चैनल नहीं हुआ करता था, सिर्फ मात्र दूरदर्शन था। और एक वहाँ का फेस्टिवल था, दादा भी जानते होंगे चूँकि वहाँ से नज़दीक ही है, सरहुल एक फेस्टिवल है, तो वो हमने बनाया था और राष्ट्रीय प्रसारण भी हुआ था। तो जब ये प्रसारण हुआ तो थोड़ा उम्मीदें बढ़ने लगी, काम करने लगे और करते करते कब 200 के पार चले गए ये मुझे पता नहीं है, आज भी हम कर रहे हैं। और जनजातीय विषय, चूँकि देखिए आप कई जगह देखेंगे कि फोक आर्ट, कल्चर और फोक टेल्स स्टोरी हमेशा हिट होती है, जिसका मूल आप उदाहरण देख लीजिए RRR,
अभी और एक फिल्म आई है कांतारा, ये सब जनजातीय विषयों पे है और सुपरहिट फिल्में हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कमाई बहुत अच्छा हुआ है। दादा भी अभी जो बस्तर पे कर रहे हैं, तो बस्तर भी क्या है, वो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय से जुड़ा हुआ है और जनजातीय लोगों को ही सॉफ्ट वो बना करके उनको कन्वर्ट करते हैं कि भाई आप, ये ऐसी होती हैं। जबकि हालांकि दादा हमेशा सच्चाई अपनी फिल्मों में दिखाते हैं, तो उम्मीद है कि ये बस्तर में भी ऐसी सच्चाइयाँ जरूर आएंगी। तो ये मेरा मूल आधार है काम करने का, और जब तक जान है तब तक मैं ट्राइबल पे काम करता रहूँगा, यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारी जो रानी दुर्गावती फिल्म है, देखिए फ्रीडम फाइटर्स हमारे यहाँ बहुत हुए हैं। वो 1785 में पहला तिलका माझी ने हमारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू की, बहुत कम लोग जानते हैं। हम 1857 की बात करते हैं, लेकिन 1787 में ये आंदोलन शुरू हुआ था और चलता रहा। बहुत आए, बिरसा मुंडा आए, सिद्धू कानू आए, ऐसे कई फ्रीडम फाइटर आए, लेकिन आज तक उनको मेन स्ट्रीम में हम नहीं ला सके। लेकिन जब हम काम करने लगे, जैसे रानी दुर्गावती, ये 500 वर्ष पहले पुरानी कहानी है और अभी हम उनका 500 वर्ष जयंती मना रहे हैं, तो ये आप बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग अकबर को सम्राट कहते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रानी दुर्गावती ने 4 बार अकबर की सेना को हराया, अकबर को हराया। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, 4 बार उसको डिफीट किया। जबकि हमारी जो रानी दुर्गावती की सेना थी, अपने पारंपरिक हथियार से लड़ती थी। उनके पास तो गोला, बम, बारूद सब उनके पास होता था, और उसके बाद 4 बार उनको हराई। वो उस समय का था, या अखंड भारत था। अखंड भारत का गोंडवाना साम्राज्य, जो सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य था, उसकी वो रानी थी। और सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और वाटर मैनेजमेंट तो इतना बढ़िया था उनका, आप देखेंगे हमारी फिल्म में। तो ये बड़ी बात है। और वो हारी क्यों? अपने लोगों के कारण। बाद में उनके ही एक सिपा सलाहकार बदन सिंह को अकबर ने तोड़ा और गुप्त सूचनाएं दी, और वो चारों तरफ से घिर गई। अंतिम लड़ाई में जबलपुर में हुई थी, और जब उनको लगा कि अब मैं घिर गई हूँ, तो उन्होंने खुद तलवार मार के अपना बलिदान दिया था। क्योंकि उनको मालूम था कि रानी, मतलब ये जो मुगल महिलाओं को या रानियों को जब कैद करते थे, तो उनके साथ क्या व्यवहार होता था। तो ये हमारी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आप देखेंगे तो दंग हो जाएंगे कि इनको हम कैसे नहीं जानते। धन्यवाद। आप लोगों ने यदि नहीं देखी है ये फिल्म, तो जरूर देखिएगा समय निकाल के। और नारी शक्ति की आपने बात करी, रानी दुर्गावती जी पुरानी नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे बीच में है, लेकिन जो वर्तमान नारी शक्तियों के ऊपर बात करती हैं, उनके बारे में मैं अब आपको परिचय कराऊंगा। मोना सरीन जी अशोक जी के पास बैठी हुई हैं। मोना जी वो भी बहुत पुरानी फिल्म मेकर हैं। उनको देख के आपको लगेगा नहीं कि 30 साल से फिल्में बना रही हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था। डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी की बहुत अच्छी प्रोड्यूसर रही हैं वो, और नेटफ्लिक्स और अमेजन और जितने तमाम तरह के चैनल हैं उनके लिए आपने फिल्में बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। आपका एक बड़ा लोकप्रिय शो हुआ करता था स्त्री शक्ति, जो कि डीडी नेशनल पे आता था 2015-16 के जमाने में। और उसमें जो बहादुर लड़कियां हमारे देश की जो रेप विक्टिम रही है, वहां से उन्होंने सर्वाइव किया है, या एसिड अटैक विक्टिम रही है, वहां से सर्वाइव किया है, उनको बुला के और वो अपने स्टूडियो में उनसे बात करती थी। वो एक तरह से टॉक शो हुआ करता था, और बहुत लोकप्रिय टॉक शो होता था उस जमाने में, ये स्त्री शक्ति के नाम से। और उसके बाद स्टार प्लस के लिए भी आपने सावधान इंडिया करके एक सीरीज बनाई थी, और बाद में नेटफ्लिक्स और अमेजन के लिए आपने बहुत सारी चीजें बनाई। तो अभी आपकी फिल्म थी चुप्पी तोड़ो, आप में से किसी ने देखी चुप्पी तोड़ो? कल दिखाई गई थी दोपहर में वो फिल्म। बच्चों की कैटेगरी की फिल्म थी, वो बहुत सुंदर फिल्म थी, और मैंने वो फिल्म देखी है। और उस फिल्म की स्टोरी भी आप ही ने लिखी थी, स्क्रिप्टिंग भी आप ही ने किया, और डायरेक्शन भी आपने किया। यूनेस्को के लिए आपने वो फिल्म बनाई थी, बहुत छोटी सी 9 मिनट की फिल्म है, और उसका ट्रीटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब उसके अंदर मैं अभी दोपहर में जब इनसे बात कर रहा था, तो मैंने बोला था कि आप आखिरी में उसको बच्चों को स्कोल्डिंग करके उनको आप ठीक करवा सकती थी, डांट सकती थी, लेकिन जो टीचर ने जिस तरह का उसमें पैंतरा बदला है, या जिस तरह से बच्चों को समझाया है, वो वाकई देखने लायक है। तो थोड़ा आप फिल्म के बारे में बताइएगा, चुप्पी तोड़ो के बारे में, और कैसे आपके मन में ये विचार आया, क्यों आपने इसी विषय को चुना फिल्म बनाने के लिए, और अपनी अभी तक की जर्नी के ऊपर कुछ खास बातें यदि आप हमसे शेयर करना चाहें। मोना जी। थैंक यू राकेश जी। पहले तो मैं कहूँगी आई एम अ फिल्म स्टूडेंट, एंड आई वांट टू बी अ फिल्म स्टूडेंट ओनली लाइफ लॉन्ग, क्योंकि उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। आई मीन एनी फिल्म स्टूडेंट इज़ द बेस्ट थिंग टू बी,
और लर्निंग, और यहाँ आकर तो मुझे और भी सीखने को मिल रहा है। इतना कुछ सीखना इस लाइफ में तो मतलब अच्छा है कि ये चित्र भारती फेस्टिवल ने, मतलब मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ और मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरी फिल्म को यहाँ दिखाया गया। ये छुपी तोड़ो बेसिकली CBSE और यूनेस्को ने ही मुझे बुलाया था। उनका एक विषय था एंटी बुलिंग के ऊपर कि बच्चों के लिए कुछ करना है। तो एंटी बुलिंग मुझे वो टॉपिक ही बहुत अच्छा लगा कि बुलिंग ऐसा एक शब्द है, ऐसा वो है कि जब अब हर बच्चा, मतलब हर कोई अपने अपने जीवन में जब भी स्टूडेंट रहा है कहीं ना कहीं बुली होता ही रहा है, चाहे वो कलर के लिए हो या अपने मोटापे के लिए हो, पतले के लिए हो, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं कोई बुली करता है और वो लाइफ लॉन्ग आपके लाइफ को इफेक्ट करता है। वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर बचपन से ही आ जाता है। तो वो सब्जेक्ट मुझे इतना अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि कुछ करने को है इसमें। तो टीचर्स का कैसा बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे को एक इंसान बनाने का, कि क्या हमें सीखना है, कैसे सीखना है, फिर हमारे पेरेंट्स का कैसा रवैया होना चाहिए। तो उस चीज़ को लेके मैंने एक ये प्रयास किया था। किस तरीके से डांटना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप वो बच्चे को समझाना कि ये गलत है। अगर तुम किसी का मजाक उड़ाते हो तो ये गलत चीज़ है, कोई तुम्हारा उड़ाएगा फिर तुम किसी का उड़ाओगे और वो पर्सनालिटी में आ जाएगा। और यही चीज़ को रख के मैंने इस फिल्म को था प्रयास कि बच्चों तक पहुँचे, माँ बाप तक पहुँचे। और यूनेस्को और CBSE ने इसे हर CBSE स्कूल में दिखाया, वर्कशॉप्स कंडक्ट करी, जहाँ पे चेंज आ रहा है, जो दिल को खुशी मिलती है कि वहाँ पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ हमारी भी कहीं गलती है। हम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते, अगर वो कहीं पिट के आ रहा है तो हम उसे और पीटते हैं कि तुम कपड़े फाड़ रहा है या ये कर लिया वो कर लिया। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो बच्चा है, वो पिट के आ रहा है तो क्यों पिट के आ रहा है। हम उसको प्यार से नहीं पूछते, कभी उसको डांटना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर जब आ जाती हैं, तो यही जो मेरा ये शो की आप बात कर रहे हैं स्त्री शक्ति, वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी मेरी पहली एक टॉक शो पे मेरे पहली गेस्ट थी, वो एसिड अटैक सर्वाइवर। आपने सबने देखा होगा कि वो पहली एक ऐसी महिला लड़की थी, वो तो 15 साल की लड़की थी, एसिड, क्योंकि उसने एक लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। 15 साल की लड़की अगर किसी लड़के को नहीं चाहती और वो पढ़ना चाह रही है, रिजेक्ट कर दिया, तो उस लड़के ने उसके ऊपर एसिड डाल दिया। मतलब कहाँ जिंदगी खराब कर दी किसी की। और फिर उस लड़की ने किस तरीके से, और ऐसे ऐसे कितने और केसेस हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो या रेप का हो, और कैसे लड़कियां खड़ी हुई हैं। इवन मैं लड़कियां ही नहीं, मैं लड़के भी कहूँगी कि मेरे शो में इवन लड़के भी आए हैं। स्त्री शक्ति नाम था, लेकिन लड़के भी आए हैं क्योंकि उनको भी बुली करा जाता था जब वो बचपन में थे। तो ये बुली होना और आगे जाकर लाइफ लॉन्ग तक कैसे वो इफेक्ट करता है, तो शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रही कि मुझे ये मौका मिलता रहा कि मैं इनको इस माध्यम से, जो कि हमारा रियल माध्यम है, चाहे रेडियो हो या वीडियो हो, मैं दिखा सकूं और कुछ चेंज आए दिमाग में, मानसिकता चेंज हो लोगों की, किस तरीके के हम ना करें काम। बस यही एक प्रयास है। थैंक यू मोना जी। और हम आपसे और बातें करेंगे अभी। और जिन लोगों ने भी आपकी फिल्म देखी होगी, निश्चित रूप से बहुत अच्छी फिल्म बनाई है आपने, और आगे भी इस तरह के इश्यूज के ऊपर आप फिल्म बनाती रहेंगी। सबसे कोने में हमारे एक और बडिंग फिल्म मेकर है, जिनको आप रियली बडिंग फिल्म मेकर बोल सकते हैं, जो त्रिची तमिलनाडु से हमारे बीच में आए हैं, विघ्नेश परमाशिवम। आप इंजीनियर हैं, IT इंजीनियर हैं, और 2 साल पहले तक आपने IT इंजीनियर के रूप में सिस्को बेंगलोर के अंदर नौकरी की, और उसके बाद कुछ ऐसा कीड़ा घुसा दिमाग के अंदर कि नहीं अब मुझे तो फिल्म बनानी है। तो उसके बाद सब छोड़ छाड़ के नौकरी और फिर फिल्म में बनाना शुरू की। नेचुरली शॉर्ट फिल्म में से ही शुरू करता है, क्योंकि हमेशा संसाधनों की कमी रहती है। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि फिर घर कैसे चलता है आपका, तो बोले मेरी वाइफ भी इंजीनियर है और वो कमाती है, तो उसके कारण मेरा घर चल रहा है, और वो मेरी फिल्मों को भी सपोर्ट करती है थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि वो उनको फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तो बोले शी इज मोर इंटरेस्टेड इन मी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप फिल्में बनाओ, मैं आपकी फिल्मों को सपोर्ट करूंगी। तो इस तरह से नाउ ही कैन नॉट स्पीक हिंदी, आई कैन नॉट स्पीक तमिल, तो हम लोगों ने एक समझौता किया कि हम अंग्रेजी में बात करेंगे। तो प्लीज टेल मी अबाउट योर जर्नी, एंड यू टोल्ड मी दैट यू हैड अप्लाइड फॉर नेटफ्लिक्स विच वाज रिजेक्टेड, then you applied another place, and then you got this selection.
and then you did not have money, then your wife supported for this. So kindly share with our audience how did you do this? And he has also written the script and story, and also he did the direction of this film. धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं विघ्नेश परमस्वम में हूँ, तमिलनाडु से आ रहा हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, so I'll prefer to speak in English. So yeah, myself software engineer, I quit my job and focus fully on filmmaking. Regarding this short film Thunai, initially that was written for a competition called Take 10, which was conducted by Netflix. It was like a project by Netflix. Every year they'll pick a 10 aspiring filmmakers and they fund a short film project. They were supposed to give us 7 lakhs for a short film project. I reached till top 20, not top 10, so I couldn't get into the top 10. So the same script was submitted to Bangalore International Short Film Festival. So there it got selected and they gave around 1 lakh rupees actually for the short film production. And the remaining amount, as he mentioned, my wife gave it. So that's how the short film Thunai got made actually. Hope some folks would have watched it actually. आपकी फिल्म का नाम है थुनाई। आप लोगों ने किसी ने देखी? इसके ठीक पहले हमारा सेशन शुरू होने के पहले वो फिल्म दिखाई थी। पीछे बहुत सारे लोगों ने आपकी फिल्म देखी है। Hope you like it. थुनाई का मतलब होता है कंपेनियन। ये एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जो अपनी याददाश्त खो देता है। उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसका नाम भी याद नहीं रहता, उसका पास्ट याद नहीं रहता। तो एक बूढ़ी महिला जो है उसको वो याद दिलाने की कोशिश करती है, उसका घर उसको ढूंढवाने की कोशिश करती है। और वो फिल्म जो है रिलेशनशिप के ऊपर आपने बनाई है कि जिंदगी के हर मोड़ पे हमको कोई ना कोई व्यक्ति साथ चाहिए। इस बात को वो फिल्म एस्टेब्लिश करती है कि एक कंपेनियन का, एक रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई थी कि हमारे सेंसर बोर्ड की बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं लीला सैमसन जी, और बहुत जानी मानी हस्ती है साउथ की। उन्होंने जब इनके कंसेप्ट के बारे में सुना तो वो इमीडिएटली उनको बहुत अच्छा लगा और शी एक्टेड एज ए ओल्ड वीमन इन दैट फिल्म। तो वो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो कैसे आपने लीला जी को एंगेज किया इस फिल्म के अंदर? Yeah, I just somehow I got her number and I called her. She told her let's meet in home. I went there and narrated it. Immediately she said okay. And being acted in Mani Sir movie and all, she didn't expect anything. She came for initially immediately accepted, and she accepted for a very low budget remuneration actually. Apart from that, she stayed in her home. I mean, our home is, hopefully middle class home you would have aware how it is. She stayed in her home and acted for 2 days continuously without any break or something. So being here, I owe to all the people, starting from my wife and my producers and my entire team actually. So yeah, but that's a big achievement for you, and I'm sure you will be very happy, and I wish you all the best. Thank you, sir. For tomorrow's award विनिंग। आई होप कि आपको भी उसमें कुछ न कुछ मिले, लोगों को यदि पसंद आती है तो। दादा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जितने यहाँ पे बडिंग फिल्म मेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सबसे पहली मुसीबत उनके सामने आती है वो पैसों की आती है, और उससे अच्छा, आपसे अच्छा कौन जा सकता है? केरला स्टोरी आपने किस तकलीफों से आपने बनाई थी, और बड़ी मुश्किल से वो जो 18-20 करोड़ का बजट आपके लिए इकट्ठा हुआ था। अब अगली फिल्म के लिए आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार आप सक्सेस हो गए तो उसके बाद आपको लाइन लग जाती है प्रोड्यूसर की। लेकिन शुरुआत कैसे की जाए, कैसे संसाधन जुटाए जाए? इनकी तो वाइफ ने सपोर्ट कर दिया, किसी के पास वाइफ नहीं है सपोर्ट करने के लिए, या घर वाले नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो वो कैसे अपनी फिल्मों को स्टार्ट करें? और यहाँ हमने पिछला जो फिल्म फेस्टिवल था उसमें हमने देखा कुछ लोगों ने 0 बजट फिल्म भी बनाई है, केवल अपने मोबाइल से फिल्म बना के भेजी है। तो मिनिमम से मिनिमम बजट में अच्छी से अच्छी फिल्म को या कैसे शुरुआत की जाए, उसके बारे में आप अपने अनुभव से बताइए। मुझे ना, जब मैं स्ट्रगल करता था, पैसा ढूंढता था फिल्म बनाने के लिए, तब जब लोग ये बातें करता था तो मुझे लगता था कि क्या लेक्चर दे रहा है, या बहुत सिनिकल लगता था। लेकिन आज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, आपके पास कुछ हो ना हो, सिर्फ सपना होना चाहिए। अगर सपना है ना तो दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब ये, मैं एक छोटा सा शहर से मेरी जर्नी शुरू हुई, जलपाईगुड़ी से मैं बॉम्बे तक की जो मेरी जर्नी है, मैं आप लोगों को यकीन के साथ बोल सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आया है, मुझे लगता था कि मैं घर वापस चला जाऊं, मुझे लगता था कि मैं जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। उसको तो उसकी बीवी मिल गई थी, लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूं। मुझे बहुत लोगों ने मुझे अलग अलग समय पे सपोर्ट किए, और वो सपोर्ट ना ऐसे मिल जाता है, मैं सच मतलब सीरियसली बोल रहा हूं। आप जो पीछे लोग जो बैठे हैं ना, मेरी बातों को आप सीरियसली ले लीजिए प्लीज। आपके अंदर अगर सच्चाई है ना, आपके अंदर सच्चाई है, आप सच बोलना चाहते हैं, और जो फिल्म आप बनाना चाहते हैं वो दिल से बनाना चाहते हैं, एक दिन ना एक दिन अपॉर्चुनिटी आपकी दरवाजा पे नॉक करेगा ही करेगा। उसका कोई ऑप्शन सेकंड नहीं है। एंड ये हमारी ये पृथ्वी की, दुनिया की सबसे सुंदर
चीज है कि एक मतलब सब मिल के आपको देखेंगे कि एक दिन आपका सपना सफल हो जाएगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं कोई आध्यात्मिक बात भी नहीं कर रहा हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टेलिंग द ट्रूथ। और जैसे केरला स्टोरी की बात करूं, मैं केरला स्टोरी 2014 में शुरू किया था, उसकी रिसर्च वर्क। थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था, थोड़ा मैं केरला चला जाता था, और थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था, मैं केरला चला जाता था। मुझे कई लोगों ने उस समय पे केरला जाने के लिए काफी मदद की थी। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं फीचर फिल्म बना पाऊंगा। इन द नेम ऑफ लव नाम की मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म की अवार्ड मिला था। तो मुझे थोड़ा हौसला आया और तब मैंने फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखा। 2 साल मैं लोगों के बीच में कोविड आ गया था, तो 2 साल तक मैं लोगों के प्रोड्यूसरों के घर पे जाते थे और मुझे लग रहा था कि मिलेगा नहीं, तो मैं क्राउड फंडिंग का भी सोच रहा था। लेकिन जैसे मैंने बोला, एक दिन मैं विपुल शाह जो कल आएंगे, कल उनसे भी पूछिएगा कि वो क्यों वो सिंग इज किंग नमस्ते लंदन की प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उनको कैसे ये फिल्म केरला स्टोरी की कहानी उनको कैसे अच्छा लगा। जिस दिन मैंने उनको केरला स्टोरी की कहानी बताया, आप बिलीव करिए उनके आंखों में आंसू था। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए मैं ये फिल्म आपको सपोर्ट करूंगा। तो मुझे यही लगा कि मैंने उनको जो लड़कियों से मिला था, मैं केरला की, मैंने वहां पे आर्षा विद्या समाजम करके एक संस्था है, उनकी लड़कियों से तो मिले। उससे पहले मैं जितने नॉर्थ केरला की लड़कियों से मिले, मुझे लगा था कि मुझे इन लड़कियों का कहानी बताना है, और मैं उस इमोशन के साथ उनको ये कहानी बताया था। तो मैं रिपीट करता हूं, आप अपने कन्विक्शन में लगे बने रहिए और सोचिए कि मुझे करना है। बहुत प्रॉब्लम आएगा, मुझे आपको पीछे खींचने की बहुत सारे लोग आएंगे। मुझे बॉम्बे में लोग बोलते थे टेलीविजन की कुछ कर लो, मुझे मौका मिलता था, मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तो मुझे टेलीविजन की ऑफर आता था, छोटे छोटे फिल्म करने की ऑफर आता था। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मेरी सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये हमेशा मतलब वर्स्ट पॉसिबल इमोशनल सिचुएशन पे भी मुझे नहीं लगता था कि मैं फिल्म नहीं बना पाऊंगा। मुझे सिर्फ ये लगता था कि एक मौका चाहिए मुझे, और वो जो एक मौका वाली बात है ना, ये नेचर की अद्भुत एक कोइंसिडेंस है, वो मिला ही देता है। तो बस मुझे भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला था। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री एक पॉलिटिकल बायस है, वो एक इस्लामो लेफ्टिस्ट एक मिलियू बना के रखा है, एक इकोसिस्टम चलता है। तो मेरा विपुल शाह की हमें कोई ओटीटी हमारी फिल्म लेना नहीं चाहता है, कोई एक्टर हमारे साथ काम करना नहीं चाहता है, कोई अवार्ड फंक्शन में हमें बुलाया नहीं जाता है। बट ओके है, मतलब उन लोग सिर्फ हमसे क्या करेगा, जेलसी कर सकता है। हमारी सक्सेस उनको जेलसी लगता है। तो अच्छी बात है ना, अगर इस जेलसी फीलिंग से अगर कोई और 3-4 केरला स्टोरी बन जाए, बुरा क्या है। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक फिल्म देखा वीर सावरकर, वो रिलीज होने वाले हैं 29 मार्च को। इतनी बेहतरीन एक फिल्म बनाए हैं। मैंने 370 नहीं देखा। आप रणदीप हुड्डा जो एक कमर्शियल फिल्मों की जाने माने वो एक्टर है, एक फिल्म बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अब देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि इतना बिलीवेबल बनाए वीर सावरकर। तो मुझे ये कहना है, मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मेरी फिल्म का क्या सोशल इम्पैक्ट क्या है। एक कोईकोर में एक IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां की एक ग्रुप हमारी केरला स्टोरी के ऊपर एक सोशल स्टडी कर रहा है, अलग अलग स्टेट में जाके। एक मजेदार कहानी आपको मैं बताऊं। मेरी कैमरामैन मेरा जो फिल्म की जो केरला स्टोरी में एक विलेन कैरेक्टर था, वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने गया था और वो उसने फोटो खींचा, मतलब चुपके से फोन से। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड उसके बगल में बैठे थे, उनके बगल में एक लड़की थी, एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन फिल्म के दौरान दोनों लड़की दोनों के हाथ पकड़ के एक साथ रोए जा रहे थे, लेकिन स्ट्रांगली एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखे थे। तो इस तरह की जो सामाजिक, जो सोशियोलॉजिकल एक इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, इस तरह की इमोशन, रॉ इमोशन निकल के आता है। ये केरला स्टोरी हम सबको सिखाए। हम जब बना रहे थे, हमें लगा नहीं था इस तरह की कुछ रिएक्शंस मिलेंगे। मुझे एक मजेदार कहानी आए। मैं इंदौर गया, एयरपोर्ट में बहुत लोग आए मिलने के लिए, फ्लावर बुके लेके। एक आदमी मेरे सामने सो गए, लेट गए जमीन पे मेरे पैर पकड़ के। तो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन था। फिर उनको उठाए तो बहुत रो रहे थे। फिर पता चला
कि इंदौर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है हमारी फिल्म, वो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारी फिल्म कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए मना कर दिया था। केरला स्टोरी कोई कन्वेंशनल पीवीआर, आइनॉक्स ले नहीं रहे थे। तो हमने क्या किया, जो पुराने जमाने पे जो लोग फिल्म सिंगल स्क्रीन के वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटरों को हमने फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने दिया था। तो जो पुराने जमाने की डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनका धंधा बंद हो गया था। तो केरला स्टोरी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनके पास इतने पैसे आए कि उन्होंने अपना मॉर्टगेज रखा हुआ मकान छुड़ाए, अपनी बेटी की शादी की। तो उन्होंने आके मुझे थैंक्स बोलने आए थे कि आपकी फिल्म की वजह से मेरी परिवार बच गया। तो इस तरह की बहुत अलग अलग किस्म की इंसिडेंसेस, एक्सपीरियंसेस हमें हुई है। तो IIM कोझिकोड की एक ग्रुप, अच्छा और एक मजेदार स्टैटिस्टिक्स दे दूं। पहला वीक में जो फिल्म, जिस फ्राइडे को फिल्म रिलीज होता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन एक फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट 3 दिन माना जाता है। इसमें जो कमाई करेगा उसकी 4 या 5 गुना, कभी कभी 10 गुने तक कमाई उस फिल्म का लाइफ लॉन्ग बिजनेस होगा माना जाता है। मेरी फिल्म की पहला दिन की कमाई था 8 करोड़ 20 लाख रुपया और पहला वीक का कमाई था करीबन 26 करोड़ रुपया। सेकेंड वीक का मेरे कमाई था 76 करोड़ रुपया। तो अब सोचिए, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है तो क्या है। हमने कोई बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाए थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने जो पैसा रखा था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कोर्ट केस हमारे खिलाफ 16 कोर्ट केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण सब हमारी फिल्म बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए 2.5 करोड़ जो हमारी पब्लिसिटी के लिए रखा था वो खर्चा हो गया था। तो हम सिर्फ सोशल मीडिया और व्हिस्पर कैंपेन, एक लोगों की जो एक इंप्रेशन है फिल्म देख के जाके बाहर बोलेंगे और वो लोग देखने आएगा। उसके बाद इतने जन सैलाब शुरू हुआ कि बाय द टाइम इट रीचेस 4th वीक फिल्म 300 करोड़ की आंकड़ा पार कर लिया था। तो एक समाज, मतलब ये एक सोशल मूवमेंट की तरह है। तो एक सिनेमा हमारे लिए कोई डांस नंबर नहीं था, कोई कॉमेडी नहीं था, कोई ये शादी वीडियो नहीं था, लेकिन इसमें एक ऐसे इमोशन था, ऐसे मैसेज था, ये पूरे देश की इमोशन को इकट्ठा कर। आज भी ऐसा कोई इंसिडेंट्स, अगर किसी की कोई मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की कोई भी इशू आता है तो जरूर ट्विटर में मेरा नाम टैगिंग कर देते हैं या आदा की नाम टैग कर देते हैं। मतलब आप सोचिए, रिलीज की 7 महीना बाद भी केरला स्टोरी लोगों की मन में रह गए। लोग कोई भी बोले कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये RSS बीजेपी का फिल्म है, मुझे नहीं लगता है कि ये अगर एक समाज को अगर इकट्ठा ना करे, इस लेवल की सक्सेस मिलना मुमकिन नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि आपने कन्विक्शन के साथ कोई काम शुरू किया है तो भले शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको संसाधन भी मिलते जाएंगे। एक हमारी कहावत है कि असफलता का कोई माई बाप नहीं होता, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो फिर सैकड़ों लोग आपकी सफलता में हिस्सेदारी करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप सफल हैं तब तक आपको फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे, अवार्ड नाइट में भी बुलाया जाएगा, आगे चल के आपके सम्मान भी होंगे, सब कुछ होता रहेगा एज लॉन्ग एज यू आर सक्सेसफुल। अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए समय रखते हैं क्योंकि ओपन फोरम है, तो आप लोगों की बात, आप लोगों के प्रश्न यहाँ आना चाहिए। कृपया माइक दे दें ऑडियंस के अंदर। जी ओके, मोन्जॉय मुखर्जी फ्रॉम फिल्मालय स्टूडियोज बॉम्बे। माय क्वेश्चन इज फॉर दादा। दादा, कैन यू इलैबोरेट व्हाट इज लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट इन सिनेमा इंडस्ट्री? ये मैं जवाब आपको दे सकता हूँ, लेकिन जवाब देते देते 7 महीना मेरा बीत गया। तो मैं जरूर आपको भी जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे 3 और फिल्म मेकर्स है, क्योंकि ये एक लाइन की जवाब नहीं है। ये जवाब देने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जरूर आपको जवाब दे दूंगा। आप फिल्मालय स्टूडियो से हैं। आप बाद में भी दादा से मिल सकते हैं प्रोग्राम के बाद। एनी अदर क्वेश्चन? जी सादर बंदे। माई सेल्फ मोहन दादा बिश्नोई। अशोक सरन जी से प्रश्न है कि उन्होंने उल गुलान एक क्रांति, बिरसा मुंडा के जीवन के ऊपर बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई थी, देखी है वो भी मैंने। तो आपका डॉक्यूमेंट्रीज का बहुत अनुभव है, तो और आप किस जनजातीय हीरो पर आगामी फीचर फिल्म बनाने का सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है उस पर। जी अशोक जी शायद बढ़िया प्रश्न है। देखिए, मेरा एक चैनल चलता है ट्राइबल इंडिया टीवी। अभी उस ट्राइबल इंडिया टीवी में हम जितने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री हम डाल रहे हैं। और चूँकि ये बिरसा मुंडा बहुत पहले की फिल्म है, आपने नाम भी बताया उल गुलान एक क्रांति,
तो फिलहाल फीचर फिल्म में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अभी प्लान कर रहा हूँ रानी दुर्गावती पे काम करने का, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है। हम रानी झांसी को जानते हैं, उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा, उन्होंने एक नारी होते हुए इतना बड़ा योगदान दिया है। लेकिन हमारी जब अखंड भारत में मुगलों का अटैक हो रहा था, उस समय जो रानी दुर्गावती ने जिस तरीके से, और सिर्फ अकबर से नहीं लड़ा उन्होंने, शेरशाह सूरी, बाज बहादुर को 17 बार हराई है। और वो इस खीज में जा कर के फिर अकबर से मिला, क्योंकि उसको एक अपमान हो रहा था कि मैं एक नारी से हार रहा हूँ, तो अकबर से मिला था। और अकबर को उन्होंने भी, बाज बहादुर ने भी उसको, अकबर को सपोर्ट किया। तो इतना वर्सेटाइल स्टोरी है, इतना ड्रामा है उनके लाइफ में, और क्या ट्रेजेडी है। देखिए, वो लव मैरिज था उनका, वो कालिंजर दुर्ग है, वो क्षत्रियों का दुर्ग है, चंदेल साम्राज्य का दुर्ग रहा, उसकी वो राजकुमारी, एकलौती राजकुमारी रही। और उससे सटा हुआ गोंडवाना साम्राज्य था, बहुत विशाल और बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, गोंड जनजातियों का था। तो एक तो उनका आपस का मतलब संबंध था, और चूंकि उसके राजकुमार थे दलपत शाह, तो बहुत बहादुर थे। तो रानी दुर्गावती और वो जब गए तो उनका एक लव स्टोरी हुआ। फिर वो गोंड के राजा जो राजकुमार थे उनसे उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद 7 वर्ष में उनके पति का देहांत हो गया। उस समय उनका एक छोटा सा बालक था, वीर नारायण सिंह। वो 5 वर्ष के बालक को वो गद्दी पे बिठा करके और फिर साम्राज्य को किया, बाद में खुद बलिदान दी। तो मुझे लगता है कि फीचर फिल्म के बहुत अच्छी स्टोरी है, और मैं इसमें बहुत जल्दी बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सादर बंदे, आपने केरला फाइल करी केरला के ऊपर, और अभी बस्तर कर रहे हैं, तो क्या आप हरियाणा पे भी फिल्म करेंगे? कोई दादा लक्ष्मी आई है, उसके बाद मान सिंह पे कोई फिल्म करेंगे? गुरु मान सिंह पे? मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं कोई भी सब्जेक्ट में करना चाहूँगा, लेकिन क्या है, मेरा केरला स्टोरी बनाने के पीछे 8 साल की रिसर्च के लिए 8 साल दिया, और बस्तर के लिए भी 7-8 सालों से ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे फिल्म नहीं बनता है। मुझे भी कई लोगों ने बोलते हैं, उनको लगता है कि मैं इसके ऊपर भी फिल्म बनाऊं। अभी वेस्ट बंगाल में जो संदेश खाली की जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, उसके ऊपर भी फिल्म बनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बनता है। फिल्म बनाने के पीछे बहुत सारे रिसर्च चाहिए होता है, बहुत सारे मेहनत लगता है। तो कभी मौका मिले तो बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छे माइक दीजिएगा उधर। हाँ, थैंक यू। हमारे पास समय की सीमा। आखिरी प्रश्न, कोई भी आखिरी। अच्छा, एक इधर दे दीजिए, एक उधर दीजिए। हेलो सर, सबसे पहले सभी हस्तियों को जय श्री राम। और मेरा प्रश्न अमित जी से है कि जैसा कि आपने बताया कि आप जनजातियों पर मूवी करना पसंद करते हैं, या आपने कई मूवीज़ की हैं, तो क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न भी आया कि जिन जनजातियों के बारे में आप बात करते हैं, उनकी भूमिका हमारी बॉलीवुड में या सिनेमा में भी होनी चाहिए, कोई एक्टर हमें वहाँ से भी निकालना चाहिए? अगर ऐसा है तो आपने इसके लिए क्या प्रयत्न किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं 40 वर्षों से जनजातियों पे ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्मों में आनी चाहिए। और अब उसको एक मेन स्ट्रीम में मिला है, जैसे मैंने अभी बताया था, RRR, कंतारा, ऐसी फिल्में हैं, और बिल्कुल आनी चाहिए। और बहुत सारे निर्माता निर्देशक इस पे काम कर रहे हैं, तो आनी चाहिए जी। सर, सबसे पहले जय श्री राम सबको। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम भी एक मतलब ग्रुप चलाते हैं, जैसे AI फिल्म्स करके। मैम से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बिगनर्स लेवल पे इंस्ट्रूमेंट, मतलब जोन से भी मतलब सामान हमारे पास नहीं होते हैं, तो हमें सबसे पहले बिगनर्स में हमें कैसे, मतलब शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कुछ उसके बारे में मैम बताना चाहिए। जी, आपसे पूछ रहे हैं वो कि ये नेटफ्लिक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म पे शुरुआत कैसे करना चाहिए? शुरुआत फिल्म बनाने के लिए नहीं, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको फिल्म बेचनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, बेचने के लिए, या अपनी फिल्म वहाँ प्रदर्शित हो वहाँ पे? अगर बना ली है उसके बाद बेचने के लिए तो आपको मतलब प्लेटफॉर्म में जाना, चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। वो मतलब बेचने के लिए आपके पास आजकल वैसे प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब पे खुद ही इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, अपना यूट्यूब सोशल मीडिया। उसके लिए आप ये मत सोचिए कि आपको अपनी फिल्म बेचनी है तो आपको कोई बड़े प्लेटफॉर्म का जाइए। नहीं, अगर बाय चांस वहाँ पे मिलता है,
आपको एंट्री नहीं मिलती है तो आप सोशल मीडिया पे आपकी फिल्म को डालिए और वहाँ से चीज़ को आगे बढ़ाइए, कहीं ना कहीं तो वो पिक हो ही जाएगी। पर सिर्फ ये वेट करना और इसका कोई मतलब मेरे आई एम सॉरी, बेचने के लिए आप को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा वहाँ। और आपके सामने विघ्नेश जी का उदाहरण है कि वो नेटफ्लिक्स गए थे, नेटफ्लिक्स में दाल नहीं गली तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली फिल्म बनी उनकी। करेक्ट। तो फेस्टिवल है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास। जी हाँ जी भाई साहब प्लीज। सुदीप्तो सर से मेरा रहेगा क्वेश्चन कि आजकल जो फिल्मों की सफलता का पैमाना है वो कमाई होती जा रही है। इस फिल्म ने इतने पैसे कमा लिए, इतने करोड़ कमा लिए, इतना बजट लगाया था और इतने कमा लिए, लेकिन क्या सफलता का पैमाना किस चीज़ को मानते हो आप? किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतना या फिर इस फिल्म ने इतने पैसे कमाए? क्या सफलता का पैमाना होना चाहिए एक फिल्म का? नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किए हैं। नंबर वन, पैसे के हिसाब से मैं भी गिनना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे दादा बैठे हैं, दादा ने मुझे एक बार बोला था, दादा गोखले जी ने, कि सब लोग पैसे की काउंट से फिल्म का सक्सेस को गिनते हैं। एटलीस्ट केरला स्टोरी में हमें पैसे के हिसाब से करना नहीं चाहिए। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो सिनेमा हॉल में ना फुटफॉल कितने होते हैं ये निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी जो केरल स्टोरी के लिए हमने मोटा मोटा सा हिसाब किया था, करीबन 5.5 करोड़ लोग सिनेमा हॉल में जाके देखे हैं। अभी तक OTT में हमारे पास 200 मिलियन मतलब मिनट्स की काउंट आया है। तो कुल मिला के पायरेसी भी 5-6 करोड़ का पायरेटेड कॉपी देखते हैं। सो नंबर निकलना मुश्किल है, लेकिन हम केरला स्टोरी के लिए कुछ नंबर तो निकाले थे। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल पैसे की नंबर से कोई फिल्म का सक्सेस जजमेंट होना नहीं चाहिए। पैसे के हिसाब से सिर्फ एक ही चीज पता चलता है। मैं आपको एक हिसाब दे दूं, कल मेरी प्रोड्यूसर आएंगे तो उनको पूछ लेना, वो और डिटेल में बताएंगे। उड़ी, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ये तीनों का बाय एंड लार्ज नंबर ऑफ फुटफॉल सेम है। लोग देखने, नंबर ऑफ लोग सिनेमा हॉल में देखने आए मोटा मोटा सेम है। कॉन्ट्ररी, हमसे जो बड़ा फिल्म बना है, पठान, जवान, एनिमल, जो पिछले साल की जो बड़े फिल्म था, एनिमल के बारे में मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा, ना मैं फिल्म देखा ना मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो किया। पठान जवान में कॉर्पोरेट बुकिंग बहुत होता है, सिनेमा हॉल खाली देखेंगे लेकिन बाहर हाउसफुल रहेगा। तो उस तरह की बुकिंग को लेके पठान जवान का नंबर करीबन सिनेमा हॉल में फुटफॉल है करीबन 6.5 से 7 करोड़। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन बोले ना, इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो मैं इतना डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा। जैसे कि हमारी सिनेमा हॉल में, जैसे मेरी फिल्म अगर छत्तीसगढ़ में सब लोग देखना चाहे, मैं दिखा नहीं पाऊंगा। एक वीक में मैक्सिमम 30 लाख लोगों को दिखा पाऊंगा, क्योंकि सिनेमा हमारे इधर हॉल नहीं है, स्क्रीन नहीं है, उस समय पे और भी कोई फिल्म चलता है। तो कई सारे प्रोज एंड कॉन्स है जो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन लास्ट वर्ड जो है, मेरा जो पहला फीचर फिल्म था वो कान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्टेड थे, तो वो फिल्म इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई। द लास्ट मॉन्क मेरी फिल्म का नाम था। इंडिया में रिलीज नहीं हुई, विदेशों में रिलीज हुई, बड़े बड़े फेस्टिवल में गए। या मेरा और एक फिल्म था अखनूर, जो 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, लेकिन इंडिया में रिलीज नहीं हुई। तो केरला स्टोरी उल्टा हुआ, केरला स्टोरी हमने कोई फेस्टिवल में नहीं भेजा, लेकिन लोगों की रिएक्शन से पता चलता है कि हमने शायद अच्छा काम किया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एक्लेमेशन की जरूरत है, क्योंकि एक लोग, कैमरामैन, साउंड इंजीनियर, एडिटर, कलरिस्ट, बहुत मेहनत करके एक फिल्म को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो इसकी एक क्रिटिकल एक्लेमेशन होना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग हैं 3 बार 4 बार 5 बार केरला स्टोरी देखे हैं, तो वो जब बोलते हैं कि सर आज 4th टाइम मैं आपका फिल्म देख के आया, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे प्रोड्यूसर को 300 करोड़ की जगह अगर 30 करोड़ मिलता तो मुझे अगले फिल्म करने की मौका नहीं मिलता। अब मेरे पास 4-5 प्रोड्यूसर को मैं मना करने की ताकत है मुझे कि नहीं, आपका फिल्म मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, फिर मेरा स्ट्रगल चालू होता दूसरे फिल्म के लिए पैसा जुगाड़ करना। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो है भाई, लेकिन पहले अच्छे फिल्म बना लो, अपने आप रास्ता तैयार हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और आप तीनों का बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद जो आपने पूरे धैर्य से इस कार्यक्रम को सुना।